हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज है 21 अक्टूबर। इस वीडियो में हम देख लेते हैं एसएससी एमटीएस 2024 के 21 अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और अभी मैंने आपको जो है, क्योंकि आपका बीच में 2 दिन एग्ज़ाम नहीं था, तो मैंने आपको जो है 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक के 750 क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके वॉच जरूर कर लेना। और मैंने साथ में उसमें आपको पीडीएफ भी दे रखी है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और काफ़ी स्टूडेंट उसको पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पा रहे, इसलिए आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने आपने गूगल ड्राइव जरूर डाउनलोड कर लेना अपने। ठीक है, आपने जो फ़ोन में गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आप इजीली आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसको लिख लो 8475927328। इस पर आप जो है मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो। और आपको पीडीएफ चाहिए होगी, जो भी चाहिए होगी, जिस दिन की भी चाहिए होगी, आपको मैं उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वैसे आपको मैं पीडीएफ डेली देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही पीडीएफ डाउनलोड करने में तो आपको मैं व्हाट्सएप में भी पीडीएफ इसके दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहला है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाले एसएससी एमटीएस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृत और विष पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये थे अमृतलाल नागर। अमृत और विष 1946 में अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए 1967 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे कागजी कर कहा जाता है। तो देखो, कागजी कर जो है संपत्ति कर और उपहार कर दोनों को कहा जाता है। ये दो के दो आपके ऑप्शन में थे, आपको उपयुक्त दोनों करने थे। इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। संपत्ति कर और उपहार कर दोनों कागजी कर के रूप में संदर्भित किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें व्यापार रूप में लागू नहीं किया जाता है और अक्सर करदाताओं द्वारा इनसे बचा जाता है। संपत्ति कर को एक कागज कर माना जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की संपत्ति के सही मूल्य का आकलन करना मुश्किल होता है और अक्सर अपतटीय खातों या धन छिपाने के अन्य तरीकों से इससे बचा जाता है। और उपहार कर को भी कागजी कर का माना जाता है, क्योंकि परिसंपत्तियों को इस तरह से स्थानांतरित करने से बचना अपेक्षाकृत आसान है, जिससे कर लागू नहीं होते हैं। साथ में अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, कि मैं आपको साथ में पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। अगला है नीति आयोग, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे क्वेश्चन। और अभी तो मैंने आपको 750 क्वेश्चन करा रखे, उसमें से मैंने आपको कहा भी था उसमें कि 6 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो रहे और आपके उसमें से हुए भी हैं। अगर आपने देखे होंगे, अगर आप मेरे वीडियो को एनालिसिस स्टार्टिंग से देख रहे हो, यानी 30 सितंबर से देख रहे हो ना, आपको 110% हर एग्जाम में 6 से 10 नंबर का आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के आधार पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीब है। तो सबसे कम जो है पांडुचेरी में है। बहुआयामी ग्रुप में गरीबी आबादी का राज्य प्रतिशत, ये आपका जो है सर्वाधिक है। ठीक है, जहाँ गरीबी है, ये पूछ रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीब है, तो पांडुचेरी। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राज्यों में, ये आपके एग्जाम में बन चुका है। कौन सा, बिहार वाला। ये 2 शिफ्ट में आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो देखो, बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत जो सर्वाधिक है बिहार में है, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उड़ीसा। अगला प्रश्न है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस वक्त गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को उठाने का निर्णय लिया था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कांग्रेस के प्रस्ताव ने अंग्रेजों द्वारा प्रांत के विभाजन के खिलाफ बंगाल में शुरू किए गए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। और 1905 में जो बंगाल विभाजन भी हुआ था, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में करा चुका हूँ इससे पहले। और रद्द हुआ था 1911 में। इस वक्त था लॉर्ड कर्जन, और 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था उस वक्त था लॉर्ड हार्डिंग। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। ये पे रिपीट क्वेश्चन है। तनरस खान किस घराने से संबंधित है। आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि घराने पढ़ के जाना। और आपको मैंने एक सजेशन और दिया था स्टार्ट में, जब आपको मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन करा रहा था तो 30 सितंबर को मैंने आपको कहा था कि लूसेंट, अगर आपके पास बुक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव कला और संस्कृति, कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का, आपको आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपको जो है 19 चैप्टर दे रखे हैं, उसको आप पढ़ के जब जाना, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आर्ट एंड कल्चर से। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको लूसेंट की बुक है तो आपको उससे पढ़ लो, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने एक वीडियो करा रखी है, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये दिल्ली से है,
कुतुब बख्शी, जिन्हें आमतौर पर तनरस खान के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें दिल्ली घराने के प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। दिल्ली घराने के स्थापना सिद्धार्थ सिद्धार्था सिद्धार्थ खान धाती ने की थी। ठीक है। 1527 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो खानवा का युद्ध लड़ा था। 1527 के खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई के बाद मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। बाबर की जीत ने भारत में नए मुगल वंश की समाप्ति थी, यानी नया मुगल वंश डाला था, नींव डाली थी। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कितना होता है? तो -1.602 इंटू 10 की पावर -19 होगा। ठीक है, 10 की पावर -19 होगा यहाँ पर। गुलाम। अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपसे इससे पहले क्वेश्चन बन चुके हैं। स्क्वैश 3 क्वेश्चन अभी तक आपके रिपीट हो रखे हैं पहले शिफ्ट में। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा। ये भी मैंने आपको करा रखा है। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहार के दौरान किया जाता है। ये भी आपको डेली एसएस में करा रखा है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? अपर्णा सतीशन को। अब यहाँ पर मुझे एक्चुअल क्वेश्चन पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था या हो सके कि शायद कोई कोरियोग्राफर वाला क्वेश्चन था। ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ये आपके थोड़ा बहुत मैं इसमें कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है मुझे। बाकी क्वेश्चन आपके सब एग्जैक्ट सही हैं। इसमें थोड़ा बहुत कह सकता हूँ मैं कि अगर आपका एग्जाम था तो आप बता देना कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तस्राव। रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के सबसे अच्छे आहार स्रोत जो होते हैं इसके गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, अजमूद, ब्रोकली, केल, गोभी, ब्रेसलेस, स्प्राउट्स और सलाद, साग। एक पूछा गया था आपसे, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? ये इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टेट पीएसएस के एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीएसएस या यूपीएससी, ये वहाँ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या आपका देखो, इसमें तो सिर्फ पूछा गया था कि शुभारंभ किसने किया था। तो ये था केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो अभी वर्तमान में कौन है? अमित शाह। तो ये तो खैर ये पूछता है, इसमें तो खैर सिर्फ यही पूछता है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या, जो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने लिखा रखा इसमें, ये देखो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किपुती में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन तो देखो ये आपका वनडे एग्जाम बन सकता है। कहाँ से की थी? सीमावर्ती किपुती में, अरुणाचल प्रदेश के। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है, इसलिए ठीक है, एक ही केंद्रीय है। और योजना के तहत उत्तरी सीमावर्ती गांवों में समग्र विकास कार्य किया जाना है, जो आपके सीमावर्ती यानी बॉर्डर एरिया वाले हैं। इससे चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद, क्योंकि देखो जो बॉर्डर एरिया है ना, वहाँ से जो जो है बहुत तेज़ी से प्लाइन हो रहा है वहाँ से, तो वहाँ बसाने के लिए लोगों को, तो उनको सुविधा देने के लिए ये बात चल रखी है, ये आपकी योजना चल रखी है। और इसमें कौन कौन सा राज्य है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आगे बनेगा आपके, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। देखो यह योजना आवश्यक बुनियादी ढांचों के विकास और 19 जिलों और 46 सीमावर्ती प्रखंड, 4 राज्यों के और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 4 के 4 आपको क्या करना है? स्टेट याद कर लेना है। ये आपके एग्जाम बनेगा कि कौन कौन से इसमें स्टेट हैं शामिल है। और साथ ही देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ये आपका यूटी है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो समावेशी विकास हासिल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में मदद करेगा। गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में से 2025-26 के दौरान विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए सहित कुल 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय घटकों के साथ पहल को मंजूरी दी है। और जिन मुख्य परिणामों का प्रयास किया गया है वह ये है चीज़, क्या इसमें क्या क्या करना है आपको, ये चीज़ करेगी गवर्नमेंट इसमें। देखो 12 माह सड़क के साथ कनेक्टिविटी जो आपके बॉर्डर एरिया है, ताकि वहाँ से पलायन कम हो, वहाँ और उनको फैसिलिटी दी जाए। पेयजल यानी स्वच्छ जल, पीने का पानी 24/7 यानी हमेशा के लिए उनको बिजली दी जाए 24/7 आवर। सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान दें, जो आपको पता है कि आजकल क्या लग रहे हैं, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा वाले जो आपको लग रहे हैं आजकल लाइट, ये लगाई जाए। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाई जाए। पर्यटन केंद्र यानी पर्यटन वहाँ ज़्यादा से जाए तो वहाँ उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। बहुउद्देशीय केंद्र और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी बड़े एग्जाम की यानी स्टेट पीएसएस लेवल की कर रहे हो।
सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की है। सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालय से होता है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और यह असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं। कहाँ पर? लखीमपुर जिले में। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जानते हैं इसके साथ साथ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, एग्जाम आगे बन सकता है आपका। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है। इंपॉर्टेंट है। अनुभूति चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनुभूति चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो पूर्वी घाट। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के 7 पर्वतों की एक अलग श्रेणी है। जितगड़ा शिखर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किसके बीच खेली जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। अभी खेलने वाले हैं, अगले महीने होगा इसका एग्जाम, सॉरी अगले महीने होगा इसका क्या मैच। ठीक है, टेस्ट सीरीज। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं हम। देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो आपके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट है। बॉर्डर गावस्कर जो आपका देखो बॉर्डर जो आपका ये एक इसका नाम जो ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर पड़ा हुआ है। देखो इनका निकाल रखा है बॉर्डर और इनका निकाल रखा है गावस्कर, तो ये हो गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे दिग्गज थे एलन बॉर्डर और भारत के थे सुनील गावस्कर, तो हो गया इसका नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। टीमों की संख्या 2 होती है इसमें, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वर्तमान में ट्रॉफी धारक जो भारत जीत रखे 10वीं बार और सर्वाधिक रन जो इसमें बना रखे जो आपके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सचिन तेंदुलकर ने 3235। सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं अनिल कुंबले, ये भी भारत के हैं और सबसे सफल इसमें रही है भारत की टीम जो 10 बार जीती है। पहला संस्करण होता है 1996 से 97 में और हर साल होती है लगभग लगभग। प्रारंभ में सुंगों की राजधानी क्या थी? तो ये थी पाटलिपुत्र, ये भी मैंने आपको करा रखा। देखो 4 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं अभी तक। सुंग राजवंश मौर्यतर काल में स्थापित एक प्राचीन राजवंश था। 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद पुष्यमित सुंग, पुष्यमित सुंग कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का लास्ट कौन था? अंतिम शासक था वृद्धत। वृद्धत का सेनापति था कौन? पुष्यमित सुंग। पुष्यमित सुंग ने जो है वृद्धत की हत्या करने के बाद सुंग वंश की नींव डाली थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, ये आपको मैं करा चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ आपको। भागभद्र से जैसे सम्राटों में ने भी पूरी मालवा में बेसन नगर आधुनिक आधुनिक जो नाम उसका विदिशा है में दरबार लगाया था। सुंग वंश में 10 शासक थे जिन्होंने कुल लगभग 112 वर्ष तक शासन किया था। सुंग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी क्या? हुणों की आक्रमण पर भारत की रक्षा करना। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम बनता कि हुणों की जो आक्रमण हुआ था उसकी रक्षा किसने की थी? तो सुंग वंश की थी। सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि थी उस वक्त। सुंग वंश के प्रारंभ शासक पुष्यमित सुंग था, फिर अग्निमित्र था, फिर भगभद्र था, फिर देवभूति था। सुंग वंश में विभिन्न मिश्रित जातियों का उदय और भारतीय समाज में विदेशियों का एकीकरण था। सुंग राजाओं के शासनकाल में संस्कृत भाषा को अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई थी। अगला है जीवमंडल में स्वपोषित जीवों का कार्य क्या होते हैं? जो स्वपोषित होते वो होते हैं हरे पौधे। ठीक है, ये आपके जो हरे पौधे जो होते हैं ये वे जीव जो कच्चे माल और ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहलाते हैं। बाकी आप पढ़ लेना। देखो जैसे हो गया आपके हरे पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी उदाहरण है। इनको याद कर लो कौन सा? हरे पौधे, शैवाल एंड साइनोबैक्टीरिया, ये आपके स्वपोषी उदाहरण होते हैं। मुख्य रूप से स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉक्स, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉक्स, ये आपके 2 होते हैं। जो आपको फोटो होता है ये होता है जीव अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना, वैसे एक होता है कीमो, ये वे जीव जो अपने भोजन तैयार करने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो क्या तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखो 21 अक्टूबर के आप सेकंड शिफ्ट के पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था? तो थे नूरजहां का असली नाम था मेहर उन निसा। मेहर उन निसा। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नीति से संबंधित है? ये भी आपको बार बार करा चुका हूँ कि कुचिपुड़ी, ये आपको मैंने हर शिफ्ट में 16 तारीख से आपको मैं हर शिफ्ट में करा रहा हूँ कि इसको पढ़ लेना करके। देखो आज ही पढ़ लो, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनना। देखो रुक्मणी अरुंडल देवी बन चुका है, यामिनी कृष्णमूर्ति बन चुका आपका, मीनाक्षी सुंदरम ये बन चुका, बिरजू महाराज बन चुका है, शोभा नारायण बन चुका, लक्ष्मण महाराज बन चुका है। और आपका देखो इसमें आपका क्या बना है कथकली से, यहाँ से भी आपका बन चुका है कुछ ना कुछ। फिर आपका देखो उड़ीसा ये आपके 3 या 4 सेट बन चुका है, मानसिंह बन चुका है, मणिपुर से आपका ये बन चुका है, दर्शन जौहरी बन चुका है और ये आपके 18 तारीख के शिफ्ट बना हुआ है कुचिपुड़ी। आज के शिफ्ट में देखो राजा राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी बन चुका है, आज के शिफ्ट बना है आपका। तो इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि आपको बार बार इनको याद कर लो।
आपको फ़ायदा जो 4 से आपको डेली एनालिसिस देखो, जो आपको मैं इस आज करा रहा हूँ, आपको कल का अगर शिफ्ट है आपका तो आपको 3 से 4 नंबर का ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने 30 सितंबर से मेरे का एनालिसिस देखे हैं तो आपको 6 से 10 नंबर का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। सत्रह का देखो ये पूछ लिया, जतिन गोस्वामी, अनिता शर्मा ये बन चुका है। छो ये आपका नहीं है, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं, लोक नृत्य है, ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये भी आपका एग्जाम बार बार बन रहा है। ये बनने को बन चुका है। छऊ नृत्य किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का। तो कथकली का तो बन चुका है आपका, तो इसको याद कर लो। अगला है भूषण पुरस्कार विजेता विक्की विनायकरम एक वादक है, तो ये घटक का है, घटम का है। तो घटम कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में एक प्राचीन ताल या वाद्य यंत्र है। घटम में पीतल, तांबे और लोहे के भराव के साथ प्रबलते मिट्टी के बर्तन होते हैं। घटम की आवाज़ अद्वितीय और इसे केवल पानी और अतिरिक्त मिट्टी द्वारा थोड़ी संशोधित किया जा सकता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। देखो ये आपके हर शिफ्ट बन रहा कि बुक से आपके हर शिफ्ट बन रहा, और आपका जो है अधिकतर क्वेश्चन वही बन रहे बुक से आपके जो फेमस पर्सन है। ये मैंने आपको करा भी रखे, पुराने भी करा रखे आपको मैंने, और आज आपको फिर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये है संजय खान की, इनको याद कर लो। सुनील गावस्कर, रन्स एंड रूइंस, सनी डेज, वन डे वंडर्स, आइडल्स, ये आपके इसके। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे, ये अभी तक एग्जाम में नहीं बने, आगे बन सकता है। कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, बिग गॉड्स डिग्री, डोनाल्ड ब्रेडमैन, अ फेयरवेल टू क्रिकेट, द आर्ट ऑफ द क्रिकेट, सैनमोन, नो स्पेन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इयान बाथम, हेड ऑन, युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर होगा, ठीक है, टू कैंसर एंड बैक, टू कर देना यहाँ पर। BBS लक्ष्मण, 281 एंड बियॉन्ड, संजय माजेकर, इम्पैक्ट, क्रिस गेल, सिक्स मशीन, ब्रेड मैकुलम, डिक्लेयर्ड। अगले हैं आधुनिक आवर्ती सरणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है? समूह 17। वित्तीय आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। अगला है गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य? ये भी मैंने आपको पहले करा रखा है, तो पंजाब। देखो 2 क्वेश्चन तो आज अभी आपको 2 मिल चुके हैं, जो मैंने आपको ये रोज आपको 18 तारीख के एनालिसिस से आपको 2 क्वेश्चन मिल रखे हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, देखो इनको भी याद कर लो, इसलिए कह रहा हूँ कोई भी आपको हल्के में लेने नहीं है। आप देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन एक बनना ही बनना है, इसको देख लो अच्छे से। और आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ साथ में, ये नहीं कि आपको पीडीएफ तो भी तो रोज दे रहा हूँ ना पीडीएफ आपको मैं। तो पीडीएफ आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही। वो पीडीएफ आपके इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रहे क्योंकि आपने जो है गूगल ड्राइव, एक गूगल ड्राइव होता है ना, गूगल ड्राइव एक होता है, उसको डाउनलोड कर लो। एक ऐप होता है, अगर वो आपने डाउनलोड कर लिया तो आपके तुरंत आपका डाउनलोड हो जाता है। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, अब आप उसमें कॉल कर सकते हो। सॉरी कॉल कह रहा हूँ, मैसेज करना। नंबर आपको मैंने बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, दोबारा बता देता हूँ। ये है 8, रुको दोबारा लिख देता हूँ अगर कोई बाद में देख रहा तो, 8475927328। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ यहीं दे दूंगा मैं, ठीक है। देखो ये लिख लो, हिमाचल प्रदेश के सारे याद कर लो। अब मैं तक पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसको आप याद करो। अगर आपको चाहिए कि पीडीएफ में आप पढ़ लेना आराम से। उत्तराखंड के हैं चैपली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, जोहरा, रासलीला, पंजाबी, देखो 2 के 2 बन चुके हैं। हरियाणा, ये हरियाणा है, ठीक है। देखो ये हरियाणा का झूमर है, ये का घूमर, वो है राजस्थान का। बन चुके हैं झूमर और घूमर 2 के 2। काजरी राजस्थान, देखो राजस्थान का क्या है? घूमर। ये यारा बन चुके हैं कालबेलिया। गुजरात गरबा, ये बन चुके हैं डांडिया रास बन चुके हैं। महाराष्ट्र ये बन चुके हैं लावणी नृत्य। और घोड़ा तो आज का बना था आपका। ये आपके लोक नृत्य, ठीक है। देखो आज आपका ऊपर पूछा जो आपका काला घोड़ा, वो आपका महोत्सव उत्सव है, ये कन्फ्यूज मत होना, वो आपके उत्सव महोत्सव है। ये आपके लोक नृत्य हैं। लावणी फिर भी कोली आपका है, फिर भी से आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके लोक नृत्य हैं।
वो आपका क्या था, उत्सव महोत्सव था। मध्य प्रदेश, इसको याद कर लो। छत्तीसगढ़, जब भी आपका एग्जाम हो एक बार तो जरूर देख लेना है। बड़वानी ये बन चुके हैं, काफ़ी बन चुके हैं यार आपके एग्जाम में। झारखंड का याद करो, बिहार का करो, पश्चिम बंगाल हो गया, छऊ बन चुका है यहाँ का। ये यात्रा अभी आपको नीचे दिखाऊंगा, ये आपके थर्ड शिफ्ट में बना हुआ है क्वेश्चन आज का आपका। अच्छा, थर्ड शिफ्ट में बन चुका है क्वेश्चन यात्रा वाला। सिक्किम, मेघालय, असम का बिहू बन चुका है असम का। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, छम, मुखोटा नृत्य, युद्ध नृत्य, वाचो, पोंग ये बन चुके हैं। नागालैंड, मणिपुर, और साथ में इनकी ये भी लिख रखा है, ठीक है। मैंने जो शास्त्र, जो इस साइड है आपके शास्त्रीय नृत्य होंगे, ठीक है, जैसे मणिपुर हो गया, जो आपको मैंने ऊपर लिखेंगे, इस साइड आपको शास्त्रीय नृत्य सिर्फ 8 ही लिखे होंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, ये अभी आपका शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा, ये नहीं, उड़ीसा से कोई नहीं पूछा, लोक नृत्य से नहीं पूछा, शास्त्रीय नृत्य से बने हुए, उनसे संबंधित व्यक्ति बने हुए। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी यहाँ का, और यहाँ के जो लोक नृत्य ये देख लो आप। आगे आपका कर्नाटक, ये बन चुका है यक्षगान। गोवा, गोवा का भी बना हुआ है। गोवा का आपका बना, ये बन चुका है फोंगड़ी। अभी आपको ये सेकंड शिफ्ट में भी बना हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, आज के शिफ्ट में बना हुआ है फोंगड़ी। आज के 18 तारीख के शिफ्ट में अभी पता चलेगा, 18 तारीख के शिफ्ट में बना है शायद। अगला है आपका, इसको याद करना है, ठीक है अच्छे से। अभी तो गोवा का देखते हैं, अगर पूछा है आज के शिफ्ट पूछा है, कल के शिफ्ट पूछा था 18 तारीख के शिफ्ट में, तो याद नहीं, देखते भी होगा तो मिल जाएगा। इस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा शुरू की है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आई थिंक मुझे लग रहा है 18 तारीख के एग्जाम बन चुके हैं गोवा का फोंगड़ी। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन। न्यू लेप्स फॉर ओल्ड लेखी की एक श्रृंखला है, जो श्रृंखला थी, इन लेखों के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो महाराष्ट्र ने किया था, और ये 37वां संस्करण गोवा में हुआ था। जो 38वां हुआ है ये भी उत्तराखंड में होने वाला है, 2025 में होगा, जनवरी फरवरी के महीने में। ये आपके होगा हल्द्वानी में, कुमाऊं गढ़वाल के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में होगा, ठीक है। अगला है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो दादरा और नागर हवेली। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंध है? क्रिकेट से। पहला संस्करण हुआ था 1973 से 74 में। ट्रॉफी का नाम प्रोफेसर DB देवधर के नाम पर रखा गया था। उन्हें भारतीय क्रिकेट के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। क्रिकेट से जुड़ी कुछ अन्य ट्रॉफियाँ देखो, विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सिक्की नाइट ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। और फुटबॉल में याद करो, ड्विंड फेडरेशन संतोष सुब्रतो आइलिंग इंडियन सुपर लीग। टेनिस में डेविस ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच फेड। वॉलीबॉल सेंटिनलिया फेडरेशन इंदिरा सिवथी। विश्व कप, विश्व लीग कप, ये फुटबॉल के। अगला है, मैगस्टीनिस ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। भारत में फसल ऋतु कौन सी होती है? तो 3 होती है, खरीफ, रबी और जायद। इनको देख सकते हो आप। खरीफ में आपके पाए जाते हैं मक्का, चावल, गन्ना, कपास, मूंगफली, हल्दी। रबी में गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, चने, जीरा, सौंफ, धनिया। और जायद खीरा, खरबूज, तरबूज, कद्दू, टमाटर, ये सब, करेला, सब आपके उसमें हो गए। आर्टिकल 51 भारत की संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखकर और रक्षा करेगी। तो क्या आपका टेस्ट में आएगा? अखंडता। ये भी मैं आपको कह रहा था स्टार्टिंग से, पढ़ लो। ये आपको मैंने करा रखा 16 तारीख के शिफ्ट में। मैंने कहा था कि मौलिक कर्तव्य से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे। तो आपको देखो इसमें फिर मैंने आपको दोबारा रखा है, इसको अच्छे से याद करो। 1976 में संविधान में 42वें संविधान संशोधन पारित किया गया था। अन्य बातों के अलावा इस संशोधन में नागरिक की मौलिक कर्तव्य की सूची शामिल की गई थी। मौलिक कर्तव्य आपके जो भाग 4 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है, और ये एक वैधानिक है, कानूनी द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का फैसला करते समय अदालत द्वारा उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। और इसे हमने रूस से ले रखा है, यानी USSR से ले रखा है। भारत में मौलिक कर्तव्य की सूची जो है टोटल 11 है। और देखो 11 के 11 याद करो, कैसे याद करना है? ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। ए में देखो आपके क्या है, और बी में, और यहाँ पर पूछा गया था आपका सी वाला।
भारत के संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो क्या था? अखंडता। तो ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है? अभी आपके हाल ही में पूछा गया था आपके सीजीएल के एग्जाम में, उसमें पूछा था कि उसके बी सी टी ई ई के वाला पूछा गया था उसमें। उससे पूछा गया कि सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा को प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है, ये मौलिक कर्तव्य कि कौन से में है? तो ई में था ये क्वेश्चन आपकी बना हुआ था, ठीक है आपके, इसलिए कह रहा हूँ कि इनको, और ये भी बन चुका है आपके एग्जाम में, कौन सा? के वाला। तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि के तक 11। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। भारत के अलावा जापान एकमात्र लोकतांत्रिक देश, एकमात्र तो या एकमात्र नहीं, एशिया वाले एरिया में लोकतांत्रिक देश है जहाँ ये अलावा जापान में भी है। कौन? मौलिक कर्तव्य। और वैसे हमने रूस से ले रखा है, लेकिन रूस के अलावा एकमात्र जो अलग देश है वो जापान है, जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। इन कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में शामिल किया गया था। किसके? स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर केवल 8 मौलिक कर्तव्य आधारित थे। कितने? सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य। बट 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। कमेटी ने सिफारिश की थी 8, लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। और बाद में 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में पारित किया गया था कि जिसने संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य पेश किया। अब संविधान में टोटल 11 हैं। और आर्टिकल हमने कौन से में रखा था? ये 21 का ए में, जैसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा का अधिकार। फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। और क्यों बनाया था? ये अकबर ने 1575 में बनाया था। ये बनाया था इसने गुजरात पर अपनी जीत उपलक्ष्य के बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, यानी गुजरात जीता था इसने, तब इसने फतेहपुर सिकरी बनाई थी। और ये देख सकते हो आप कुछ स्मारक और स्थिति अकबर ने बना रखे थे। आगरा का किला बनाया था आगरा में, फतेहपुर सिकरी बनाया था इसने, ये भी आगरा में, बुलंद दरवाजा आगरा में, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और अकबर का मकबरा ये भी सिकंदराबाद में। ठीक है, अब आपके यहाँ थर्ड शिफ्ट के, जो आपको मैं फोड़ू कह रहा था ना, वो आपको जो गोवा का, वो अब मुझे लग रहा है कि 18 तारीख के शिफ्ट में बना हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि देखो लोक नृत्य जो आपको मैं करा रखा हूँ उनको याद कर लो। मतलब जो मैं आपको ये एनालिसिस करा रहा हूँ ना, अगर आपका कल भी एग्जाम है तो अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ रखा ना, तो आपको 3 नंबर का फायदा तो जरूर मिलेगा। इसे एक वीडियो से कह रहा हूँ मैं, एक वीडियो से मात्र। द हंग्री टाइड, अगर आपने पूरे उस वीडियो को आप देख लेना है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपके 30 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के टोटल 30 शिफ्ट के उसमें 750 क्वेश्चन है। और साथ आपको मैंने पीडीएफ भी दे रखी, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप वीडियो देखना चाहिए, एक बार आप वीडियो देख लेना, थोड़ा मेरे को भी फायदा हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। नहीं तो आप पीडीएफ, अधिक तो लोग तो यही करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते फिर चल देते हैं। बस आपसे एक ही है कि आपको जो चाहिए आपको मिल जा रहा है पीडीएफ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। पर हमें भी इतना चाहिए, और आपको जो चाहिए मिल जाएगा, उसके बिल्कुल टेंशन मत लो। पीडीएफ चाहिए होगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको मैंने इसलिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा ताकि आप जो है कोई आपको दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको वहाँ हो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ हो, इसका हो या किसी अन्य चीज़ का हो, जिसका भी चाहिए होगा मुझे उसमें मैसेज कर देना। ठीक है, द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। डुल्ली कुनीथा किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से है। प्राइड स्कीम कहाँ शुरू की गई थी? तो केरल में। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 28 जून को एक फेसबुक पोस्ट में प्राइड नामक परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की थी। शैक्षणिक कार्यों के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य यह परियोजना सामाजिक न्याय और विभाग के सहयोग से केरल नॉलेज इकोनॉमिक मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह प्रोजेक्ट साल 2026 तक 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश का हिस्सा भी है। अगला, कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आसान था आपको, तमिलनाडु। भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज़्यादा था? तो यह आपका यूपी था। ठीक है, उत्तर प्रदेश था। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण राज्य कौन सा है, तो फिर करोगे आप हिमाचल प्रदेश, सबसे जो ग्रामीण एरिया वाला है। तो जो हिमाचल प्रदेश है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 88% 88 या 90% के आसपास ग्रामीण एरिया, ग्रामीण में आता है हिमाचल प्रदेश। अगर यहाँ पूछेगा जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा, तो आप कंफर्म कर लें कि पूछ क्या रहा, क्योंकि एग्जाम में आपसे जनसंख्या पूछ रहा या एरिया वाइज पूछ रहा। देखो मैं आपको दो की दो बता रहा हूँ, जनसंख्या वाइज पूछ रहा तो प्रतिशत में तो यूपी पहले स्थान पर है, अगर स्टेट के वाइज पूछ रहा है तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट में। तो ये देख लो आप, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आपके ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड पश्चिम बंगाल। अंडर 19 एशिया कप 2023 किस देश में हुआ था? तो यूएई में हुआ था।
मूल मूल रूप से टूर्नामेंट आपके पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। बांग्लादेश ने फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 195 रनों से हराकर अपना पहला अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होती है? तो लद्दाख के लेह। ये आपके एक बार सीडीएस का एग्जाम बना था, कंबाइंड डिफेंस एग्जाम की। तो वैसे आपकी जो सबसे ज़्यादा होती है तो मेघालय में होती है भारत के। मेघालय में भारत में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, यह मौसिनराम का घर है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जिसकी औसत वार्षिक लगभग 11,871 मिलीमीटर है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, जो सालाना 100 मिलीमीटर से भी कम होती है, क्योंकि यहाँ अधिकतर देखा आपने ऊंचाई में तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान भी एक शुष्क क्षेत्र है जिसकी औसत वार्षिक वर्षा राज्य भर में काफ़ी भिन्न होती हैं, लेकिन आमतौर पर कम होती हैं, खासकर पश्चिमी भाग में। ठीक हो गया। अब आगे देख लेते हैं टीसीएस के 2023 में एमडी और सीईओ कौन बने? तो के कृतिवासन बने हुए। एक वित्तीय है, ये फाइनेंशियल है। हम्पी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का प्राचीन गांव है। हम्पी महोत्सव या हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष 3 से 5 नवंबर यानी अगले महीने आयोजित किया जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के दिनों में दशहरा उत्सव कर्नाटक की समृद्धि संस्कृति को महत्व देते हुए बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कब 1986 में। कैग का मुख्य कार्य क्या है? कैग का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसका होता है सरकार का लेखा जोखा तैयार करना। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश को प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा करें। वर्तमान में भारत के जो कैग हैं श्री कृष्णचंद्र मुर्मू हैं, और इनका उल्लेख किया गया है आपके संविधान में आर्टिकल 148 के तहत। तो यार 10वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दिल्ली, भारत में किए गए थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन थे? वीएम चंद्र बनर्जी। 1885 में बम्बई में अपनी पहली बैठक आयोजित की है, जहां वीएम चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो कोई ये जान लेते हैं कुछ हम, जो पहले बने थे बम्बई में हुआ था, वीएम चंद्र बनर्जी बने थे। पहले सत्र में सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने ने? 72। इंपॉर्टेंट है, आगे भी याद कर लेना। अध्यक्ष और महत्व क्या उस वक्त क्या कार्य होते हैं? 1886 में कोलकाता में हुआ था, तब बने थे दादा भाई नौरोजी, और कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट आपके 1887 में मद्रास में हुए थे, तब बदरुद्दीन तेबजी बने थे, फर्स्ट मुस्लिम थे कांग्रेस के। ठीक है, अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष थे मुस्लिम जो कांग्रेस के बने थे 1886 में। फिर 1880 में पहले अंग्रेज से जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहले आपको बता चुका हूँ, पहले अध्यक्ष थे वीएम चंद्र बनर्जी, फिर पहले मुस्लिम थे बदरुद्दीन तेबजी, और पहले अंग्रेज थे जॉर्ज यूली। ये बने थे 1880 में इलाहाबाद में। अगला है देखो डोल यात्रा। आपसे कहा था ना मैंने, डोल यात्रा ये बन चुका है एग्जाम में, और इससे पहले मैंने आपको करा चुका हूँ। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल का। और कुछ एक्स्ट्रा भी देख लो, आंध्र प्रदेश, बिहार, छठ पूजा, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये त्यौहार हैं। त्यौहार अलग होते हैं, उत्सव अलग होते हैं, लोक नृत्य अलग होते हैं, शास्त्रीय नृत्य अलग होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो ये पढ़ने बहुत डिफिकल्ट है, पढ़ने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कुछ है। तो एसएससी मांगता ये है कि आपको रटना है। 8 से 10 टॉपिक तो ऐसे आपको रटने हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हो गया, उनसे संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र उनसे संबंधित व्यक्ति, 2011 की जनगणना, और उत्सव महोत्सव, ये सारे आपको याद करने वाले सब्जेक्ट हैं। आर्ट एंड कल्चर के घराने हो गए, कल्चर के बारे में हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको अधिकतर आपको रटने वाले हैं, और हो सके आपसे अगर आपको आगे एग्जाम देने वाले हो एसएससी जीडी का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैंने आपको पर्पज़ किया जीके में नंबर, बाकी तो खैर आसानी आता है यार। इंग्लिश का आपको इसमें आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंग्लिश का कोई टफ नहीं है। आपको मैंने इंग्लिश की वीडियो करा रखी है, उसको भी जाके देख लेना एक बार अगर टाइम हुआ तो। टाइम तो होना ही चाहिए खैर। इंग्लिश की वीडियो करा रखी है मैंने, उसमें देखना कि मैंने क्या कैसे से करा रखा, उसमें आपको वैसे अप्लाई करना है वहाँ। ठीक है, और आपको पता है कि एसएससी एमटी में सिर्फ आपको जीके प्लस इंग्लिश से आपको मेरिट बनने वाली है। भारत के पहली कपास मिल स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। भारत में पहली कपास मिल जो 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन यह एक व्यावसायिक विफलता थी। बाद में दूसरी जो बनी थी 1854 में एक केजन डाबर द्वारा स्थापित की गई थी। इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड
विविंग कंपनी था। तो दोस्तों ये थे आपके 21 अक्टूबर के 3 शिफ्ट मैंने आपको करा दिए। तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, या आपको सीधे मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सअप में दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करना, आपको वहीं मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।